कृतिका और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच सहमति के बाद संघर्ष विराम की ये घोषणा की गई है। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी ये सीज फायर लग चुका है और 12 तारीख तक इसको लगाया गया है। फिलहाल 12 तारीख को अब दोनों डीजीएमओ के बीच में एक बार फिर से बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधा उनके रुख करते हैं। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस सीज फायर को लेकर? देखिए, सीज फायर को लेकर एक बार फिर से अगर अपने दर्शकों को बताएं और ख़ास तौर पे उनको जो अभी जुड़ रहे हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। संघर्ष विराम या युद्ध विराम जो भी आपको उसको कहना चाहते हैं, तो 5 बजे के बाद में बॉर्डर शांत हो चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी रोक दी गई है। तो एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक मोरल डिफीट और भारत के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री उभर कर आई है। और भारत ने जिस तरह से हिम्मत से डटकर न सिर्फ आतंकवाद का सामना किया, बल्कि पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों का भी सामना किया, पाकिस्तान की सेनाओं का सामना किया। चाहे जितने भी ड्रोन्स दागे गए, जितनी मिसाइल दागी गई, उनका सामना एयर डिफेंस सिस्टम्स ने किया, शहरों को सुरक्षित रखा गया। तो इसके बाद पाकिस्तान का मनोबल पूरी तरह से पिछले 24 घंटों में टूट गया था। अंदर ही अंदर एक तरह से कलह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर उभर कर आ रही थी। पाकिस्तानी सेनाओं की अगर बात की जाए तो उनका मनोबल पूरी तरह से पस्त हो चुका था। जिस तरह से भारत ने कार्रवाई में पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की 6 एयर बेसिस को निस्तानाबूद कर दिया। उसके अलावा रेडार साइट्स के ऊपर हमले हुए हैं, एविएशन बेसिस के ऊपर हमले हुए हैं। तो पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर मिलिट्री सुपीरियरिटी की बात की जाए तो वो किसी भी तरह से भारत के सामने वो नहीं अपनी स्थापित कर पाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में पाकिस्तान की फौज का ही सफाया हो जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान ने आज 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद में आज पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन यानी कि डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया। उन्होंने कहा कि हम आप शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। अगर हम लड़ाई रोकेंगे तो क्या आप लड़ाई रोकेंगे? उसके जवाब में भारत की तरफ से यही कहा गया कि अगर आप किसी तरह से कार्रवाई नहीं करेंगे, आतंकवाद को पनाह नहीं देंगे, तो हम भी अपनी कार्रवाई रोकने के लिए तैयार है। और आखिरकार 5 बजे दोनों देशों ने फोन आप लोग साइलेंट पे कर लीजिए बिफोर वी स्टार्ट। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing on Operation Sindoor and related developments. We have with us Commodore Ravi Nair, Colonel Sophia Qureshi, and Wing Commander Vyomika Singh to brief you. With that, I hand over the floor to Commodore Nair. Good evening, ladies and gentlemen. As the Foreign Secretary had said, you're aware there's an understanding that has been reached to stop all military activities at sea, on the air and on the land. And the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force have been instructed to adhere to this understanding. Since the tragic events at Pahalgam, you're aware that our responses have been measured and very responsible. Details of these have been shared with you over the past few days through our various press briefings. What has also happened is that there is a significant amount of misinformation that is being undertaken from the other side. And as a professional military organization, we thought it is also our duty to dispel those misinformation aspects, as also state the facts of the case as they stand. Towards that, I will now hand over to my colleague, Colonel Qureshi.
नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड्स जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हैं, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विथ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक हैं और तथ्यों से दूर हैं कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज़ ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हों या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। So several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17, it was a false information. Also that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that the Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which were completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu,
Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistic installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this briefing. Thank you very much. Chali. तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से ये सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसके ज़रिए जानकारी दी गई कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपना झूठा एजेंडा चला रहा है भारत के खिलाफ, और भारत के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए गए, जिसकी जानकारी इस वक्त डिफेंस की तरफ से दी गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कि उसने भारत पर हमला करके कई सैन्य बेस पर हमला किया है, भारतीय सेना ने मस्जिदों को निशाना बनाया, ये सरासर झूठ है, इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, एयर डिफेंस सिस्टम हो या रडार सिस्टम हो, उन दोनों को ही फेल कर दिया गया। इसके साथ ही जो पाकिस्तान ने खबर फैलाई कि पाकिस्तान ने भारतीय S-400 को नुकसान पहुंचाया, ये खबर भी पूरी तरह से गलत और तथ्यहीन। इसके साथ ही ब्रह्मोस स्टेशन को जो नुकसान पहुंचाने की खबर है वो भी सिरे से खारिज की गई कि ब्रह्मोस स्टेशन को किसी प्रकार का कोई नुकसान पाकिस्तान की तरफ से नहीं पहुंचाया गया, और ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अफवाह के जरिए उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की जो सेना है वो लगातार रक्षा के लिए सतर्क है भारत की, और साथ ही तत्पर है इसके लिए। तो ये सीधे तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालांकि अभी इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया कि अब दोनों देशों के बीच में सीज फायर लागू हो चुका है। शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू हुआ है 12 तारीख तक, और 12 तारीख को दोनों देशों के DGMO आपस में एक बार फिर से बात करेंगे। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त राजू चोपड़ा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट राजू चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी, अगर देखें तो सीधे तौर पर ये सीज फायर इस वक्त लागू किया गया है, और सीज फायर लागू होने के साथ ही 12 तारीख को दोनों देशों के DGMO, पाकिस्तान और भारत के DGMO एक बार फिर से बात करेंगे सीज फायर को लेकर। हाँ, जैसे कि आपको मालूम है एक बहुत अग्रिम कदम उठाया गया है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, पर साथ ही हमने ये भी बताया है कि हमारा जीरो टॉलरेंस टू टेरर है। तो 2 मुद्दे हैं, और तीसरी बात हमने बताया है कश्मीर मुद्दा बायलैटरली सॉल्व होगा। ये 3 मुद्दे थे, और जब हमने पहलगांव के जो टेरर अटैक है उसको जस्टिस लाने के लिए हमने 7 तारीख को रात को 1 बजे जो पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स पे अटैक किया था, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया था, और तकरीबन 101 टेररिस्ट और उनके एसोसिएट्स को मारा था। तो उसके बाद हमने ये बोला था कि भाई ये हमारा वन टाइम है, इसके बाद हम एस्केलेट नहीं करेंगे अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसकी आर्मी जो कि जिहादी आर्मी कही जाती है, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने 8 तारीख को हमारे ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल से पूरे फ्रंट पे LC और IB जो कि करीब
3300 किलोमीटर है, उस पे पूरा ब्रॉड फ्रंट पे मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, जिसका कि हमने उसी वक्त जवाब दिया और उनसे बढ़ के दिया। हमने ये भी बताया था जिस डोमेन में आप अटैक करेंगे और जिस इंटेंसिटी से आप अटैक करेंगे, हम उसी तरह से अटैक करेंगे। तो हमने इनके जो एयर बेसिस हैं और मिलिट्री इंस्टॉलेशन में भी अटैक किया। इसके बाद इन्होंने पूरी बॉर्डर एलसी और आईबी एक्टिवेट कर दी। पहले स्मॉल आर्म्स फायर कर रहे थे 14 दिन से, उसके बाद उन्होंने हेवी आर्टी भी उस पर ले आए, जिसमें काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हुई और वो आगे चलती रही। हमने भी अपनी वहां फायर खोली और इनके जैसे कि आपको बताया गया फायर असॉल्ट से हमने 2-3 बेसिस भी बर्बाद किए। पाकिस्तान चाहता था कि ये अपना सीज फायर करने से पहले कुछ वो ऐसा करे जिससे कि वो अपने अवाम को बता सके कि भाई हम जीत गए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट किया जाए। सांबा कठुआ के इलाके से उन्होंने 60 टेररिस्ट किए, पर हमारे बहादुर जवान जो बीएसएफ के, उन्होंने उनको ढेर कर दिया। साथ ही साथ हमने उनके 2 जो टेरर कैंप्स है या जो कहते हैं लॉन्च पैड्स है, उनको भी बर्बाद किया। और कंटिन्यूअसली हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनके पूरे ड्रोन्स, जो कि तकरीबन कह रहे 400 ड्रोन्स फायर हुए थे, उनको बर्बाद किया, मिसाइल फायर किया और सारी चीजें बर्बाद कर दी। थोड़ा बहुत जान मान हानि का नुकसान हुआ, पर पाकिस्तान ने हमारे को कम्युनल हार्मनी को भंग करने के लिए हमारी गुरुद्वारा, हमारे मंदिर और हमारी चर्च पे भी अटैक किया, क्योंकि चाहते थे कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, इनमें आपस में मतभेद हो जाए और भारत अलग हो जाए। पर ये देखा गया है पहलगांव के अटैक के बाद जो टेररिज्म है उसने पहली बार इंडिया को यूनाइट कर दिया है, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर में हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स स्फीयर में हो और या सिविल सोसाइटी स्फीयर में हो। पूरा 140 करोड़ भारत इकट्ठे होके एकजुट करके, आपने पहली बारी इस बारी देखा है लास्ट 30-35 सालों में कि कश्मीर की आवाम भी खड़ी हो गई। उन्होंने वहां स्ट्राइक की और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने कैंडल लाइट मार्चेस भी किए हैं और उन्होंने बहुत नारे भी लगाए पाकिस्तान के ऑन टेररिस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि जो उनको पाकिस्तान को ये नहीं बहा रहा था कि यहाँ जो अमन आ रहा है और डेवलपमेंट आ रही है, उससे अगर यहाँ अमन आ गया और डेवलपमेंट हो गई तो कश्मीरी इस डेवलपमेंट का आनंद लेंगे और कोई भी टेरर की तरफ नहीं होगा। तो ये एक उनके पास मौका था कि टेरर वापस लाने के लिए कि यहाँ इनकी डेवलपमेंट खत्म करो, ग्रोथ खत्म करो, ये गरीबी आएगी, जब गरीबी आएगी तो टेररिज्म आएगा। तो पाकिस्तान का मकसद जो था कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का, वो जारी रखना था। पर जैसे कि हमने बताया, हमने उनको बताया था कि हम उतना ही जवाब देंगे जितना आप हमारे पे एक्ट करोगे, तो हम उसी पे रिएक्ट करेंगे। तो हम आज शाम तक रिएक्ट करते रहे और जैसे कि आपको मालूम है आज जो सवेरे बहुत फास्ट गतिविधियां हुई हैं, एक तो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की जो कॉन्फ्रेंस रखी थी उसको रद्द कर दिया। दूसरा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बताया, जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कि भाई अगर इंडिया एस्केलेट नहीं करेगा तो हम अमन के लिए तैयार हैं। ये सब गतिविधियां चलती रही हैं, पर इंडिया ने अपना रिजॉल्व, पॉलिटिकल डायरेक्शन और पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत दिया और इंडियन सशस्त्र सेनाओं ने बहुत बढ़िया जवाब देते रहे। और करीब शाम को 3:35 पे उनका डीजीएमओ कि हमारे डीजीएमओ पे फोन आया कि वो सीज फायर चाहते हैं। उसके बाद हमने उस पर काफी अमल किया और कि क्या करना है आगे, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है इंडिया शांति चाहता है और पाकिस्तान चाहता है हमें घसीटने में वॉर, बिल्कुल, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत खराब है और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत खराब है। तो चाहते हैं देश को एक साथ ले जाने को, कि आर्मी अनपॉपुलर हो रही है, उनको साथ ले जाने के लिए एक ही उनके पास तरीका है कि कश्मीर इशू और एंटी भारत एजेंडा खड़ा किया जाए। जो उन्होंने पहलगांव अटैक के लिए किया था कि उन्होंने सोचा कि शायद जो कम्युनल लाइंस पे हम डिवाइड हो जाएंगे, पर हम हुए नहीं। बिल्कुल तो राजीव जी, और भारत ने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया और जो हमने पाकिस्तान को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। आज जैसे बताया कि बिफोर हमने सीज फायर डिक्लेयर की, हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि कोई भी
कि जो एक्ट ऑफ टेरर होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जिसको एक बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को जाता है कि कोई भी टेरर अटैक होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, चाहे हमें लड़ाई पे जाना पड़े जाए, हमें जीरो टॉलरेंस टू टेरर है। आप अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारत कभी भी किसी देश के खिलाफ नहीं रहा है। हमेशा भारत ने जंग के आधार पर अगर हम देखें तो हमेशा शांति ही चाहिए भारत में, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन हर बार पाकिस्तान की तरफ से ही किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे भी इस वक्त बने हुए हैं। अक्षय, सीज फायर तो लागू कर दिया गया है, लेकिन इस बात का क्या भरोसा कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि जब पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद में लगातार पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कृतिका, देखिए, मैं जो हमारे गेस्ट भी है वो भी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि पाकिस्तान के पास अगर वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ रहती या फिर वो अगर भारत के साथ जंग जारी रख पाता तो अभी भी जंग हो रही होती। किसी हालत में पाकिस्तान सीज फायर के लिए तो राज़ी नहीं होता, क्योंकि अगर उनको किसी भी तरह का ये डाउट रहता कि वो कुछ ना कुछ करके, चाहे वो आतंकवादी घुसाकर, आतंकवादी भेजकर या फिर किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर भारत के बीच में एक तरह से फ्रैगमेंटेशन ला सकते हैं, तो वो जंग अपनी जारी रखते। ये सीज फायर का फैसला तब लिया गया जब पाकिस्तान पूरी तरह से मोरली, मिलिटरीली हार गया था, पस्त हो चुका था। पाकिस्तान को महज 72 घंटों में एक तरह से अगर कहा जाए तो अपनी जगह भारत ने दिखा दी थी, और उसके बावजूद पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी तरह से एक दहशत फैलाने की कोशिश की जाए। पाकिस्तान क्या पता, भारत क्या पता पीछे हट जाए, कुछ कदम पीछे ले ले, लेकिन जब उसने ये देखा कि भारत अलग एक तरह से बंटने की जगह और एकजुट हो रहा है और मजबूत हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की अगर बात की जाए या फिर अगर मिजोरम, नागालैंड से लेकर गुजरात की अगर बात की जाए, तो हर कोई अपने आप को धार्मिक मतभेदों से अलग हटाकर, धार्मिक एक तरह से भाषाओं के ऊपर मतभेद अगर हो, किसी भी तरह के मतभेद से ऊपर हटकर अपने आप को भारतीय मान के पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट आवाज में हर कोई भारतीय जब कह रहा था, तो पाकिस्तान इस बात से घबरा गया। पाकिस्तान को एक तरह से समझ नहीं आएगा कि इस तरह से इस वॉर को आगे बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी चरमरा चुकी है कि वो जंग एक दो दिन से ज्यादा आगे जारी रख ही नहीं सकता है। जंग एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। अगर आर्मीज की बात की जाए तो उनमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, चाहे वो फ्यूल हो या फिर पर्सनल हो, उनका खाना हो, उनकी रिलोकेशन हो, इतना कुछ पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर पाता था। तो एक तरह से ये हिट एंड रन टाइप का उन्होंने पहलगाम में किया कि भारत में एक तरह से सेक्युलर जो उनकी इथोस है वो टूटेंगे, कम्युनल लाइन पे भारत बटेगा, जिसमें अपने दंगे होंगे या किसी तरह से लड़ाई होगी। जब ऐसा नहीं होता दिखा, भारत ने जब आतंकवाद के खिलाफ हमला लिया करते का, तो उसको देखते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि अब तक सैन्य कार्रवाई से भारत डर जाए, लेकिन जब हर एक फ्रंट पर उसको हार का सामना देखना पड़ा तो वापस वो गिड़गिड़ाते हुए भारत के पास आज दोपहर को आया। डीजीएमओ से उन्होंने कहा, उनके डीजीएमओ, हमारे डीजीएमओ को कहा कि हमें माफ कर दीजिए, हम एक तरह से सीज फायर चाहते हैं। तो उसके बाद भारत ने एक तरह से बड़ा दिल करके ये कहा कि सीज फायर होगी। लेकिन कृतिका, एक आखिरी चीज बोलना चाहूंगा कि भारत ने ये रुख भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा था उसमें भले ही सीज फायर हुआ हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन है उसमें किसी तरह से सीज फायर नहीं होगा। तो आपका जो सवाल था कि क्या भरोसा है सीज फायर मेंटेन किया जाएगा, तो पाकिस्तान के साथ जंग पिछले 20 सालों से नहीं हुई है, इस तरह की सैन्य कार्रवाई 20 सालों में नहीं हुई है। एक तरह से जो नई पीढ़ी आई है उनके अंदर ये गलतफहमी थी कि क्या पता 20 साल बाद हालात कुछ बदले हो कारगिल के बाद, और क्या पता भारत में एक तरह से फ्रैगमेंटेशन हो। अगर आप पाकिस्तान के टीवी चैनल लगा के देखेंगे तो वो वहां के एंकर्स है या फिर वहां के एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर गलतफहमी में रहते हैं कि भारतीय सोसाइटी फ्रैगमेंटेड सोसाइटी है, टूट जाएगी, काफी कमजोर है। लेकिन इन 3 दिनों ने पाकिस्तान को एक तरह से भारत की न सिर्फ सैन्य शक्ति का एहसास करा दिया बल्कि भारत की एकजुटता का भी। और बिल्कुल, और एक तरह से हम देखें तो चाहे भारत में एक एक बच्चा और इस तरीके की कार्रवाई नहीं की कि उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया हो या फिर उनके वाणिज्यिक संस्थानों को निशाना बनाया हो या फिर उनके किसी अन्य इकोनॉमिक सेटअप को डिस्टर्ब किया हो। तो पाकिस्तान की अपनी सीमाएं हैं, पाकिस्तान की सीमाएं पूरा विश्व जानता है, पाकिस्तान की सीमाएं पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सेना जानती है। भारत का जो प्राइम कंसर्न था कि भारत ने यह तय किया था कि आतंकवाद को हम नेस्तनाबूद करेंगे। लश्कर का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो चुका है, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो चुका है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर ध्वस्त हो चुका है, उनके लॉन्चिंग पैड ध्वस्त हो चुके हैं और उसके बाद की कार्रवाइयों में बहुत सारे ऐसे जो उनके
टेरर कैंप, टेरर लॉन्चिंग पैड और जो ड्रोन लॉन्चिंग पैड है या फिर उनकी अग्रिम चौकियां हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। बहुत उनके जो है लाहौर, रावलपिंडी और उसके अलावा अगर देखें अन्य जो है जो चकलाला समेत और जो रहीम यार खान, बहुत सारे ऐसे साफ तरीके से भारत ने कहा कि इन सब सारे एयरबेसों को, वहाँ की इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को, उनकी रडार प्रणाली को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इतना नुकसान पाकिस्तान के लिए ये नहीं था कि उसके तैयारी, उसके जहाज, उसके लड़ाकू विमान किसी भी तरीके का प्रत्युत्तर दे पाए। पाकिस्तान को यह भी समझ में आ रहा था। पाकिस्तान ने कोई जो भी वायुसेना क्षेत्र का उल्लंघन करने की कोशिश की और मिसाइलों और उसके जरिए किया, जो ड्रोन के जरिए किया, जो समय रहते जमींदोज कर दिए गए, जमीन पर फेंक दिए गए जमीन पर आने के पहले। तो पाकिस्तान की अपनी स्थिति थी, पाकिस्तान की अपनी जो सीमित क्षमताएं थी, उसकी तरफ से पाकिस्तान ने काफी कोशिश भी की कि वो भारत को किसी तरीके का प्रत्युत्तर दे सके। लेकिन जब डीजीएमओ ने खुद इस तरीके की पहल की तो शांतिप्रिय राष्ट्र होने के कारण, एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के कारण, साथ ही साथ संयमित राष्ट्र होने के कारण भारत ने स्टेटेड स्टैंड क्लियर कट ये लिया कि एनी एक्ट ऑफ वॉर, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान या किसी भी देश, पाकिस्तान ही नहीं, किसी भी देश द्वारा किसी भी दहशतगर्द या आतंकवादी घटना को अगर अंजाम दिया जाएगा तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, वो वॉर माना जाएगा, वॉर सरीखा माना जाएगा। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप से जो है सेना को कहीं ना कहीं पूरा का पूरा निर्देश लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति को भी देखा है दुनिया ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दौरान। शौर्य देखा हमारी सेना का, संकल्प देखा हमारे राष्ट्र का, 140 करोड़ देशवासियों का और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री का। और उसके बाद भारत ने क्लियर कट ये बताया कि अगर कोई आतंकवादी घटनाएं अंजाम दी जाती है दुनिया के किसी भी हिस्से से, तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, उसे युद्ध सरीखा मानेगा। अगली बार किसी भी तरीके से सेना को ये परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि वो क्या करे, कैसे करे, क्या करे। वो स्वच्छंद होगी, मुक्तस्थ होगी। यानी कि आप मान के चलिए कि सेना कोई भी कार्रवाई करेगी, एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जा चुका है। पूरा क्लियर कट मैसेज है पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को। जी आचल, बिल्कुल ये मैसेज तो दिया ही जा चुका है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने कई सारी कोशिशें भारत को लेकर करी हैं कि भारत को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। कई सारे हमले करने की कोशिश की और उसके सभी हमले, जो जितने भी प्रयास किए गए पाकिस्तान की तरफ से, वो सब विफल रहे हैं। हमारे साथ अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, जब सारे हमले विफल हो गए पाकिस्तान के, तो एक नया प्रोपेगेंडा अपनाने लगा, सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें उड़ाई जाने लगी, जिसको लेकर के अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। जी, अफवाहें उड़ाई गई, डिसइंफॉर्मेशन चलाई गई। वो एक आजकल की जिस इंफॉर्मेशन एज में हम जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ाई का एसेंशियल पार्ट है। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, पर उसका काउंटर भी किया भारत ने लगातार। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल कुरैशी ने और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ये वादे किया कि जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई कि आदमपुर एयरबेस पे अटैक करके सारे S-400 वेपन सिस्टम्स को और AD सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया गया, ब्रह्मोस सिस्टम्स को ध्वस्त कर दिया गया, ये झूठ है। जिस तरह के लेह, पठानकोट, भुज, नलिया एयरबेसेस को कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया गया, वो भी झूठ है। सिरसा बेस को ध्वस्त किया गया, वो भी झूठ है। उनकी भारत ने उसको काउंटर किया पिक्चर्स के साथ, एविडेंस के साथ, और कहा ये बेसिस ऑपरेशनल है। और जो तर्जुमान हैं फौज के, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान पर किस किस्म का नुकसान मुसल्लत किया गया, पाकिस्तानी फौज पर, उनके रडार सिस्टम्स पर, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पर, उनकी 4 जो एयर बेसेस हैं जिसमें स्कर्दू और सरगोदा शामिल हैं, भुलेरी शामिल है, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया गया, उनके फौज के जो पर्सनल हैं उनको कैसे नुकसान पहुंचाया गया। अपनी जो क्षतियां हैं वो कोई भी देश छुपाता है, पाकिस्तान ने भी छुपाई और ये दावे किए। और उन दावों को भारत का जो IW जो मैकेनिज्म है उसने उसको काउंटर किया काफी इफेक्टिवली। और जिस तरह ये 4 दिन का ये जो ऑपरेशन चला, इसके दौरान भारत में पैनिक ना हो, भारत में कम्युनल हार्मनी बनी रहे, भारत की सोसाइटी एकजुट रहे, भारत की फौज का मोराल हाई रहे, ये सब इंश्योर किया गया भारत के IW प्रणाली के तहत। जी बिल्कुल अमृतपाल, और लगातार हम देखें तो भारत की तरफ से जो भी पाकिस्तान ने हमले किए उनका
पूरी तरह से जैसे को तैसा जवाब भी दिया गया। हमारे साथ में हमारे एक मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजीव चोपड़ा जी। राजीव जी, सीधे तौर पर अब सीज फायर तो लागू कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले अगर हम जितनी बार भी नजर डालते हैं उतनी बार ही ये जरूर नजर आता है कि हर बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से ही किया जाता है, और जब उस पर जवाबी कार्रवाई की जाती है तो फिर वो अपने कदम पीछे हटा लेता है, और इस बार भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही नजर आया। देखिए, इसमें आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है 2016 में उरी में जो इन्होंने आर्मी पे अटैक किया था, हमने पूरे फ्रंट पे एलसी पे बहुत जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। तो पाकिस्तान थोड़ा सचेत हो गया था, 3 साल तक डेटरेंस रहा था। उसके बाद 2019 में आपको मालूम है पुलवामा में क्या हुआ था, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, उनका कॉन्वॉय टारगेट किया गया था। तो हमने बालाकोट किया था एयरफोर्स जी, और पाकिस्तान इस बारी दोनों स्पेयर में तैयार था। और अभी जैसे कि 2025 चल रहा है, तो हमने पहली बारी होल नेशन अप्रोच, इंटर सर्विसेज अप्रोच, इंटीग्रेटेड सर्विस अप्रोच, आर्मी नेवी एयरफोर्स को मिला के इनके जो 9 टेररिस्ट कैंप हैं इनको अस्त कर दिया। जैसे कि आपके रिपोर्टर ने भी बताया, उसमें एलईटी के कैंप, जैश-ए मोहम्मद के कैंप, हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप हमने सब ध्वस्त कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान की सारी जो शक्ति उन्होंने लगा दी थी वो भी हमने बर्बाद कर दी। तो इसके बाद मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि ये डेटरेंस काफी देर तक चलेगा, और जो हमने रेजोल्यूशन पास किया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और लेट मी टेल यू, इनकी लीडरशिप में, पाकिस्तान की लीडरशिप में और जवानों के रात के सपने में आएंगे अगर ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक करेंगे। और जैसे मैंने बताया, एक ये टेरर ऐसी चीज है, ये 100% कभी भी नहीं खत्म हो सकती। जैसे आपने इजराइल हमास का भी देखा है, जब तक हम पाकिस्तान को बिल्कुल अध्वस्त कर दे, जो कि हमारे हित में भी नहीं है क्योंकि एक न्यूक्लियर नेशन है, तो हमें थोड़ा सा संयम बनाना पड़ेगा। और भारतीय की जैसे आदत है माफी करने की, हमने जो ये लड़ाई खत्म की है, हमने टॉप ऑफ द एस्केलेटरी लैडर पे की है। और मेरे को विश्वास है कि जो आगे चीज वार्तालाप होंगी उसमें हम कई मुद्दे उठाएंगे और कई इश्यूज उठाएंगे कि अगर ये इन्होंने टेरर कुछ किया जी तो उसका जवाब उनको मालूम है। अब बिना बताए हम इमीडिएटली उनको ऐसा जवाब देंगे। अभी तो 9 ही कैंप हैं, फिर आगे 21 के 21 कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे और उनकी मिलिट्री लीडरशिप को भी टारगेट किया जाएगा। जी बिल्कुल। पर हमेशा कहते हैं कि एक चांस पीस को देनी चाहिए, क्योंकि ये तो रोग नेशन है, ये हमारे को अंदर घसीटता रहेगा। और हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हम एक जियोपॉलिटिक्स में हमारा नंबर 1 आगे चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी नंबर 4 पे चली गई है, हमारी आर्म फोर्सेस फर्स्ट 5 में है सारी चीजों में, ये हमारे को एक स्टेप बैकवर्ड होगा। तो हमेशा दुश्मन को एक एग्जिट पॉलिसी देनी चाहिए, जिससे कि वो बिल्कुल वो ना हो जाए कि भाई अब तो मैं लड़के ही मरूंगा। तो ये हमारे हक में है कि अभी हम जब एस्केलेटरी लेवल के टॉप पे हैं, हम कंट्रोल में थे और इन्होंने घुटने टेके, इनके डीजीएमओ ने हमसे बात की, तो उनको एक बार और माफ कर देते हैं। उसके साथ ये भी संदेश आगे देंगे हम बातचीत में कि ऐसा मत करना, याद रहे हिंदुस्तानी है, हम सब भारतीय हैं और हम एकजुट होकर लड़ेंगे और आपका अस्तित्व खत्म कर देंगे। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई भी सैन्य कार्रवाई की जाती है या सीज़फायर का उल्लंघन किया जाता है, तो उसका बखूबी जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी हर पल तैनात है, हर पल तैयार है। हमारे साथ नंदिता डागर इस वक्त लगातार बनी हुई है। नंदिता, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि सीज़फायर इस वक्त लागू हो चुका है 5 बजे से, और अब 12 तारीख को दोबारा दोनों देश के जो डीजीएमओ हैं वो आपस में बात करेंगे सीज़फायर को लेकर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कृतिका। आज शाम को फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी कि आज 3:30 बजे के करीब ये बात हुई है डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, कि सारी की सारी मिलिट्री एक्टिविटी जो एरियल प्रोजेक्टाइल्स, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या जिसे ड्रोन्स कहते हैं, मिसाइल्स, हैवी कैलिबर की आर्टिलरी शेल्स, मोटर्स वगैरह, LOC और IB के आर पार पाकिस्तान ये गुस्ताखी नहीं करेगा। और इंडिया भी
भी अगर पाकिस्तान अपने इस तरह इसको पालन करता है तो उसका पालन करेगा। 12 मई को फिर से ये बैठक डीजीएमओ की, सॉरी फोन बैठक नहीं, फोन पे बातचीत होनी है 12 नून यानी कि 12 बजे दोपहर को। मेरे को 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं अगर आप परमिट करें कृतिका तो। हमने ये जो नेगोशिएशन किया है ये एक मॉरल हाई ग्राउंड से किया है। ये देखिए कि इंडिया ने सारी की सारी आज हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और नेवी के कमोडोर रवि नायर ने कैसे डिस्पेल किए सारे के सारे पाकिस्तानियों का झूठा प्रोपागेंडा जो कि ट्विटर और सोशल मीडिया की वजह से जंगली आग की तरह इंडिया ने फैलने से बचाया, क्योंकि जो फैलाने की कोशिश कर रहा था। और कैसे उनका वो तो एक मॉरल हाई ग्राउंड है हमारा, क्योंकि हमने एस्केलेट नहीं किया, हमने सिर्फ हमारे ये तीनों मिलिट्री ऑफिसर्स ने और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने क्लियर किया था कि इंडिया ने एस्केलेशन नहीं किया। सिर्फ हमारे 22 टूरिस्ट, इनोसेंट टूरिस्ट को जो गन पॉइंट पर मिलिट्री स्टाइल एग्जीक्यूशन किया गया था उसका एक डेटरेंस, यानी कि दोबारा वो ऐसी हिमाकत ना करे टेररिस्ट देश, और एक प्यूरिटिव मेजर उसके लिए था प्रीएम्प्ट करके कि टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे इंक्लूडिंग बहावलपुर और मुरीद के 9 पे टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। इवन आज की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी सवेरे उसमें भी ये बताया गया कि पाकिस्तान के जो बेसिस थे उनको भी प्रिसिशन एयर मिसाइल से टारगेट किया गया ताकि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। और वो भी तभी किया गया जब पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कल 8 और 9 की रात को 36 और 9 और 10 की रात को 26 मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अमृतसर शुरू से लेकर कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, मेंढर, राजौरी, पंजाब में फजीलका वगैरह, यहाँ तक कि नन्स और क्रिश्चियन स्कूल्स को टारगेट किया गया, उनके बच्चों को जख्मी किया गया। जब ठिकानों पर आखिरी हमला हमने किया, जो हमने रावलपिंडी, सियालकोट, सरगोदा, इन जगह हवाई अड्डों पर जो हमने हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब ये वचन दिया कि वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो हमने युद्ध विराम को मांगी। तो फिलहाल अब ये युद्ध विराम तो लग चुका है, 2 दिनों का ये युद्ध विराम, और 12 तारीख को एक बार फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले अगर हम देखें आलोक जी, तो पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और भारत की तरफ से उसका बखूबी जवाब भी दिया गया हर बार उसे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये बात सही है, और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब तक स्थिति स्थिर नहीं होती, हमारी सेना को और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। और जो हमने कदम पहले उठाए थे, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना, तो उसका जितना भी लाभ हम उठा सकते हैं इस वक्त हमें उठाना चाहिए, क्योंकि जो ड्रेजिंग करनी है रिवर्स की, जो तुलबुल बराज था, या जो हमारे जो अन्य बांध बन रहे हैं, उनमें कार्य हमारे यहाँ थोड़ा शीघ्रता से होना चाहिए। हमारे कार्य करने की पद्धति कई प्रोजेक्ट्स में बहुत धीमी रही है, उसको तेज करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि देर सवेर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बहाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी अबेयंस में ही है। हमने उसको कैंसिल नहीं किया है, खत्म नहीं किया है, हमने अपने ट्रीटी ऑब्लिगेशन से नहीं हटे हैं, पर चूंकि पाकिस्तान ने आतंक का सहारा लिया उसको हमने अबेयंस में रखा है, तो उसको हमें शुरू करना पड़ेगा। पर अब जब भी बातचीत शुरू हो तो हमें पाकिस्तान से अन्य कुछ रियायतें लेनी चाहिए, जैसे कि ट्रांजिट है, अफगानिस्तान, मध्य एशिया के लिए हमें ट्रांजिट मिल जाए पाकिस्तान के माध्यम से, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे पहले हम बात कर रहे थे साफ्टा की, अगर उसके लिए पाकिस्तान सहमत हो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस देने से इनकार किया है, क्योंकि एक बार भारतीय प्रोडक्ट्स अगर पाकिस्तान में जाने लगेंगे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारतीय उत्पादों पर निर्भर हो जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये माना भी जा रहा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अपने पैर पीछे खींचे हैं और सीज फायर के लिए जो वो राजी हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही महत्वपूर्ण वजह है कि जो भारत की तरफ से सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं, फिर चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, या फिर जो उनकी सैन्य कार्रवाई है उसका बखूबी जवाब देना हो। हमारे साथ में तापस और साथी अखिलेश भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो हर तरफ से भारत को ही साथ मिलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि भारत लगातार भारत की तरफ से ये बात कही गई है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ आतंक के खिलाफ है और आतंक के खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कभी भारत नहीं था और ना अभी आगे होगा, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ही हमले किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पाकिस्तान ही अलग थलग पड़ता हुआ भी नजर आया। देखिए, निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने जो फोन किया हमारे डीजीएमओ को, वो पाकिस्तान की मजबूरी मानी जा रही है। पाकिस्तान जब पूरी तरह घुटने पर आ गया था, उसके पूरे रडार सिस्टम ध्वस्त हो गए थे और एयरबेस पे की बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई उपाय नहीं बचा था। देखिए, विदेश मंत्रालय से जो हमें सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार से कोई मध्यस्थता किसी ने नहीं की है। यह पाकिस्तान ने फोन किया, पाकिस्तान को किसने कहा ये पाकिस्तान जाने, लेकिन भारत की तरफ से ये बाइलेटरल अंडरस्टैंडिंग है, ये बाइलेटरल एक अंडरस्टैंडिंग है। इस बाइलेटरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हुआ है कि लैंड, एयर और सी किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं होगा। 12 तारीख को फिर से इसकी समीक्षा होगी और इस बीच में देखिए जो हताहत हुए हैं उनकी भी बात है, उनको कैसे लौटाया जाएगा, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है, कोई पोस्ट कंडीशन नहीं है। जो पहले से ही स्थितियां थी कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है कि वो ट्रीटी अभी अबेंस में रहेगी, उस पर अभी कोई रियायत नहीं दी गई है। जो ट्विटर हैंडल्स पे रोक थे वो अभी लगे रहेंगे। तो भारत एक देखना चाहता है कि इस बीच में पाकिस्तान का रवैया क्या रहा है। पाकिस्तान ने अभी तो रोकने की बात कही है, लेकिन अभी अगर हम पूरी तरह सब चीजें छोड़ दे, इसका मतलब है कि पाकिस्तान पर कभी विश्वास करने की स्थिति बनी नहीं है, तो फिर कहीं कुछ हो जाए। और भारत ने इसमें जो आतंकवाद को एक एक्ट ऑफ वॉर जो घोषणा की है, इसका भी बहुत बड़ा दबाव पाकिस्तान पे पड़ा है और इसकी वजह से ये स्थितियां हुई है कि पाकिस्तान को घुटने पर बैठना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि देखिए, जब 12 तारीख को 12 बजे जब मीटिंग होती है, उस समय पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है। उस समय पाकिस्तान पूरी तरह से जो आतंकवाद की फैक्ट्री है बंद करने पर राजी होता है और उसके बाद ही कोई व्यापार वगैरह की बात अभी नहीं है। अभी पाकिस्तान पे भारत का विश्वास इतना ज्यादा जल्दी नहीं बन गया कि वो व्यापार करेंगे और उनकी चीजों को आने देंगे भारत में, या भारत की चीजें वहां जाने देंगे। भारत से पाकिस्तान को जो चीजें जाती है उससे पाकिस्तान को फायदा होता है। भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार है दुनिया, और पाकिस्तान में जाकर भारत को कोई मुनाफा नहीं कमाना है। ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो भारत से सामान दुबई के रास्ते से कभी लेगा, कभी किसी और रास्ते से लेगा। अब वो समझे कि कैसे उनको करना है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत ही कठोर संदेश भारत ने दिया और उस कठोर संदेश के आधार पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और ये बात हुई है कि अभी कोई अपनी तरफ से कोई प्रोवोकेटिव एक्टिविटी नहीं होगी, कोई प्रोवोकेटिव बयान नहीं जारी किया जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, और कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान की मजबूरी रही जिसने उसे पाकिस्तान को इस वक्त घुटने पे ला दिया है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता तापस का। एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम?
आशीर्वाद आटा, फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लेटेस्ट अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं, जहां आपको बता दें कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी उस पर अभी फिलहाल सीज फायर लागू कर दिया गया है। 5 बजे से ये सीज फायर लागू किया गया और उसके बाद अब 12 तारीख को एक बार फिर से दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में फोन पर बात करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी और साथ ही हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त लगातार बने हुए, सीधा होने का रुख करेंगे। और सबसे पहले तापस, आपके पास में आना चाहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से हमले तो किए ही गए, लेकिन जब उन हमलों में पाकिस्तान सफल नहीं हुआ तो भारत के खिलाफ एक नया एजेंडा सोशल मीडिया के जरिए भी चलाया गया, जिसमें कई सारी अफवाहें, झूठी खबर भारत के खिलाफ चलाई गई है कि S-400 को नुकसान पहुंचाया गया, ब्रह्मोस स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ये तमाम खबरें जो हैं वो झूठी हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ये जो आज के डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन का जो क्या, जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो आगे बढ़ता है। और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने देखा कि किस तरीके से हर वो हथकंडा अपनाया गया पाकिस्तान द्वारा, चाहे वो डीप फेक AI का इस्तेमाल करे या फिर अलग अलग जो चैनल से अलग अलग लोग वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे फेक मैसेजेस भेज के लोगों को गुमराह करने की बात कहे। ऐसे इसी मैसेजेस किया गया। आपको पता है कि डीप फेक के जरिए क्या क्या नहीं किया जा सकता, और उससे एक तरह से लोगों को डराने और उनको एक भ्रमित करने का एक प्रयास किया गया। लेकिन इस बार इसके लिए तैयार थी भारत की टीम, पीआईबी की टीम, भारत की मीडिया तैयार थी, हम लोग तैयार थे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पीआईबी की फैक्ट चेकिंग टीम, दूरदर्शन की फैक्ट चेकिंग टीम ने लगातार अपनी पैनी नजर बना के रखी इन खबरों पे, और इन खबरों का हर मौके पे खंडन किया गया। आपने बहुत सही कहा कि एक डीप फेक का आया था जिसमें एस जयशंकर का भी दिखाया जा रहा था, कुछ जगह पे था कि जो हमारी महिला कोई पायलट है उनको मार गिराया गया, दिखाया गया, कुछ जगह पे दिखाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पे अटैक हुआ। ये सारी की सारी जो कहानियां गढ़ी जा रही थी, ये जो प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा था, उस प्रोपेगेंडा पे एक विराम लगाया गया भारत की तरफ से। और भारत की जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, इसने बहुत बड़ा इस पे एक काम किया है और उसका श्रेय देखने को मिलता है। पीआईबी फैक्ट टीम, दूरदर्शन की टीम, हम लोगों की कितनी सारी स्टोरीज थी जो हमने डाली, जहाँ पे हमने बताया कि ये जो खबरें हैं ये फॉल्स है, ये गलत है। बिल्कुल, हमारे साथ में इस वक्त राजीव जी भी लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसका जवाब 7 तारीख को भारत की तरफ से दिया जाता है और आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया जाता है। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए गए भारत के ऊपर, और भारत ने उनका बखूबी जवाब भी दिया है, और अब आज पाकिस्तान को समझ भी आ गई है। ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल डार्क क्लाउड्स हैव अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये बहुत अच्छा मौका था भारत के लिए कि 4 दिन से कम में हमने कई चीजें पाकिस्तान को और दुनिया को दिखा दी हैं। बिल्कुल, पहली बात हमारा पॉलिटिकल रिजॉल्व, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल डायरेक्शन। तीसरा, इंटीग्रेटेड जॉइंट ट्राई सर्विसेज ऑपरेशंस, जो हमने तीनों सर्विसेज इकट्ठा हो एकजुट होकर किए जी। तीसरा, जो हमने अपने जवानों का मोराल और उनको इकट्ठा होके उनका वेलर, उनकी बहादुरी का नमूना दिया है। और चौथा, जो हमने सबसे बड़ी चीज की है, टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, कि जो हमने बिना LC या IB क्रॉस करके उनके भीतर जाके हमने मिसाइल और ड्रोन से उनका अस्त व्यस्त कर दिया, जो कहते हैं जुगलन्स नॉट, उनका जो आज न्यूज एयरफील्ड हमने बर्बाद किया, वो हमने वर्ल्ड को और पाकिस्तान को दिखा दिया है कि भाई कभी हमारे सामने मुंह मत उठाना। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें हमें यह भी फायदा हुआ है कि कश्मीर अवाम पहली बारी उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद और कैंडल लाइट के नारे लगाए कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है वो गलत कर रहा है। और अगली बात मैं बताना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतीय ने सबने इकट्ठा होकर बोला है हम सब भारतीय हैं। ये तो हमने पाकिस्तान पे जो किया है, इसी के साथ हमने पूरे वर्ल्ड को बता दिया है
कि एक हम जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंट नेशन है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, हमारी विल पावर बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल और सशस्त्र सेना बहुत बढ़िया है, और हम एक अमन के प्यारे हैं। पर अगर हम कभी भी कोई लड़ाई नहीं करते हैं और अगर कोई हमारे पे हाथ लगाएगा तो उसका हम हाथ तोड़ देंगे। और लास्ट में ये बताया है, हमने सबसे बड़ी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि हमारे को आपके 21 कैंप्स का पता है, कोई नए कैंप्स भी आएंगे वो भी हम देख लेंगे, और हमारे पास कैपेबिलिटी है आपको एक ही रात में आधे घंटे में 9 कैंप जो है, वो जो डायलॉग बोला था, मिट्टी में मिला देंगे और साथ चुन चुन के मारेंगे। दोनों चीजें प्रूव हो गई। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हमने ऐसे ही नहीं बोले हैं, उनके पीछे एक जज्बा था, एक इंडियन आर्म फोर्सेस थी, और हमने प्रूव करके बता दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं ये डिटरेंस है, काफी आने वाले सालों में रहेगा, और पाकिस्तान कई बारी सपनों में आएंगे कि भाई हिंदुस्तान से पंगा मत लेना, क्योंकि हम आपको बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, और सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने कई बार शिकायत की है भारत की यूएनएससी में, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। फिर चाहे वो आतंक के मुद्दे पर हो, टीआरएफ के मुद्दे पर हो, या फिर कश्मीर के मुद्दे पर हो, हर बार उसे फटकार ही यूएनएससी में लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता। हमारे साथ में इस वक्त आलोक बंसल भी लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, हर बार मुंह की खाने के बावजूद भी भारत ने हर बार पाकिस्तान को कहा है कि आप आतंक के खिलाफ कदम उठाइए, आतंक को खत्म कीजिए, लेकिन पाकिस्तान मानने को ही राजी नहीं कि वो आतंकियों को शरण दे रहा है। और जब पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना, सिरे से इनकार कर दिया, तब भारत ने आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा कदम 7 तारीख को उठाया था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जब सब्र का प्याला भर गया तो भारत ने वो कदम उठाया जो हमें उठाना चाहिए था। हमने आतंक के गढ़ों को ध्वस्त किया। हमें लगा शायद पाकिस्तान के पास ना तो क्षमता है या इच्छा है, या तो इच्छा शक्ति का अभाव है या क्षमता का अभाव है, तो हमने पाकिस्तान के अंदर वो आतंक के गढ़ों को ध्वस्त कर दिया। अब इसमें तो पाकिस्तान को एक्चुअली खुश होना चाहिए कि उनके यहाँ जो आतंकी फल फूल रहे थे उनको हमने मिटाने में उनकी मदद की। और जो स्थिति पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान ने कुछ दिनों तक गीदड़ भभकियां दी, कुछ हमला किए, पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। आईएमएफ का लोन भले ही उनको मिल गया, लेकिन शायद उसके लिए भी अमेरिका ने उनकी बाह मरोड़नी शुरू कर दी। और साथ ही साथ सैन्य सामग्री का अभाव था। जैसे हमने पहले दिन भी कहा था कि जहां तक हमारी जानकारी है उनके पास सिर्फ 4 दिन की आर्टिलरी एम्यूनिशन है। तो अगर आपने देखा तो आज 3 दिन हो गए और उसके बाद उन्होंने युद्ध विराम कर दिया, क्योंकि चौथे दिन के बाद शायद उनके पास फायरिंग के लिए शेल्स नहीं थे। तो ये उनके लिए आवश्यकता थी। तो उनकी जो मजबूरियां थी उसके अंतर उन्होंने युद्ध विराम किया है। पर इस युद्ध विराम का मतलब ये नहीं है कि हम उन पर भरोसा करें। अभी हमारी सेना को चौकस रहना पड़ेगा अगले कुछ दिनों तक, हमेशा के लिए। बिल्कुल। और हो सकता है कि इस दौरान, ये जो युद्ध विराम का दौरान है, इसमें हम अन्य क्षेत्रों में जो हमें कार्य करना है पे हम आगे बढ़ें और करें। जैसे कि विशेषकर जैसे मैंने कहा कि इंडस रिवर पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, या अन्य जो हमें पाकिस्तान से कुछ अगर चाहिए सहूलियतें या कुछ हमें उस पाकिस्तान और एश्योरेंसेस चाहिए, तो शायद इस वक्त वो हमें मिल सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दबाव में। बिल्कुल, पाकिस्तान दबाव में है ही, और शायद यही वजह है कि सीज फायर के लिए वो राजी हुआ है। और इसकी पहल भी पाकिस्तान की तरफ से ही की गई कि अगर हम सीज फायर लागू करते हैं तो क्या भारत हमारा साथ देगा या नहीं। और इस पर भारत ने भी बड़प्पन दिखाते हुए साथ दिया है कि अगर आप की तरफ से सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भारत भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही हमारी जो संवाददाताओं की टीम है वापस रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अधिकार का कागज हाथों में है, पर कानून समझने वाला कोई नहीं। नालसा की जागृति यूनिट सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं, लोगों तक ले जाती है। महिलाएं, मजदूर, वृद्ध या बच्चे, हर किसी के लिए कानूनी मदद बस एक फोन कॉल दूर।
न्याय सिर्फ कचहरियों में नहीं मिलता, वो मिलता है जागरूकता से। हेल्पलाइन 15100। अपना हक समझिए और न्याय पाइए, बिना डर, बिना देरी। नालसा, न्याय हर घर तक, न्याय सबके लिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम भी इस वक्त जुड़ी हुई है लगातार, और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त बने हुए हैं। सीधा सबसे पहले अखिलेश, आपके पास में आना चाहेंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की ये तनाव की जो स्थिति थी, उस पर फिलहाल सीज फायर लागू कर दिया गया है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखा जा रहा है? देखिए, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि ये सीज फायर एग्रीमेंट भारत के और पाकिस्तान के बीच में पहले से ही था, इसीलिए इसे सीज फायर नहीं किया कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है स्टॉपेज ऑफ फायरिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसी टर्म को वो बोल रहे हैं कि लगातार इसको यूज कीजिए। सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन पाकिस्तान ने किया था, इसलिए वो एग्रीमेंट अभी भी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग जो है जी अंतर्राष्ट्रीय जगत में निश्चित तौर पे इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि अभी जो तत्काल अभी तुरंत भारत ने घोषणा की है, भारत की तरफ से घोषणा हुई है, पाकिस्तान की तरफ से उसके विदेश मंत्री ने भी ट्वीट किया है, तो निश्चित तौर पे लोगों को राहत मिली है, मैं इतना कहूंगा आपको। क्योंकि देखिए, दुनिया अभी तक एक इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी अभी जारी है, और ऐसे में अगर दक्षिण एशिया में अगर ये ज्यादा दिन तक कॉन्फ्लिक्ट होता, तो इसका मतलब है कि पूरा हिंद प्रशांत का इलाका जो है हम प्रभावित होता है इससे। तो इससे दुनिया का जो पूरा लॉजिस्टिकल चेन पूरा प्रभावित हो जाता, आने जाने की जो रास्ते हैं वो रास्तों पर असर पड़ता, लोगों का जो एक व्यापार है व्यापार प्रभावित होता। तो इसीलिए दुनिया ने राहत की सांस ली है। कल हम कुछ एम्बेसडरों से मिले थे रशियन विक्ट्री डे पे और यूरोप डे पे, तो वो सारे लोगों का कहना था कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो हरकत कंडेमनेबल है, इसलिए सभी देशों ने कंडेम भी किया। और वे सिर्फ यही आशा कर रहे थे कि जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी को इस इलाके में खास करके भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने की सबको जरूरत है, सभी चाहते हैं। अभी आपने देखा कि यूके और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात हो रही है, यूरोपीय यूनियन भारत के बीच में। तो इस तरह से पूरी दुनिया आजकल आर्थिक तौर पे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में ये पाकिस्तान ने जो हरकत की है, मैंने बहुत ही घिनौनी हरकत इसे लोग मान रहे हैं, और निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को इससे एक आशा बढ़ी है कि इस इलाके में अब शांति स्थापित होगी, और फिर जो पुराना व्यापार का जो रास्ता है वो खुलेगा। जी बिल्कुल। और ये लेकिन फिलहाल अभी पाकिस्तान के लिए उम्मीद ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। सीधा रुख करेंगे इस वक्त नंदिता का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी नंदिता। शुक्रिया, आपने मौका दिया। कृतिका, मैं बहुत देर से आपके पास आने की कोशिश कर रही थी। मैं दो तीन छोटे पॉइंट्स आपके थ्रू हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ। पहला कि हालांकि इन सारी हॉस्टिलिटीज के बावजूद हमारा देश, मेरे पीछे आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, सीट ऑफ गवर्नमेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, एक सॉवरन सेल्फ रिस्पेक्टिंग पावरफुल डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं वो नजर आ रही है, उसका पूरा नज़ारा नजर आ रहा है, उसकी खूबसूरती नजर आ रही है। कृतिका, वो कैसे संभव हो पाया है कि 3-4 इस सीज फायर का ये अंजाम होगा, ये रैमिफिकेशंस होंगे कि जो लोग बॉर्डर एरियाज में थे वो चैन से की नींद सो पाएंगे। हालांकि अभी भी पिछले 4-5 दिनों से हमारे फौजियों, थल सैनिकों, वायु सैनिकों, नौ सैनिकों की वजह से चैन की नींद सो रहे थे। दूसरी बात, आपने मिस इन्फॉर्मेशन की और प्रोपेगेंडा की बात तापोश से की, तो मैं आपको बताऊं कि जो डीडी न्यूज़ ने और डीडी इंडिया ने आज ये खबर हमने ब्रेक की कि
सवेरे 11 बजे ही बताया कि शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग होगी 6 बजे फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की, और वो हुई। तो एक ऑथेंटिक सोर्स और वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन है डीडी न्यूज। तीसरी बात जो आप कर रही थी कि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट की स्टेट की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक चाइल्ड ऑफ 80s और 90s हूं, और हम सब जानते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आलोक बंसल भी इससे एग्री करेंगे कि पहले जो भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता था वो पहले अपने न्यू दिल्ली विजिट को और इस्लामाबाद विजिट को क्लब किया करता था। हमेशा इंडिया और पाकिस्तान का विजिट एक साथ करते थे, चाहे कोई यूएस का प्रेसिडेंट हो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कोई भी वेस्टर्न पावर। अब वो नहीं होता, क्योंकि 9/11 के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में पकड़ा गया, और सिर्फ पहलगाम हमला ही नहीं, इससे पहले 75 सालों से इंडिया देख रहा है कि पाकिस्तान फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है, न सिर्फ साउथ एशियन रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में। जहां जहां टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, 9/11 के हाईजैकर्स तक के फिंगरप्रिंट्स, यानी कि उनकी ट्रेनिंग, 5 हाईजैकर्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में हुई थी। तो दुनिया वेकअप कर चुकी है कि पाकिस्तान के ऊपर, और इंडिया ने जो नेगोशिएट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी थी कि अब कुछ होगा तो अब फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। तो मेरे ख्याल से इंडिया की हाई मॉरल ग्राउंड भी रह गई है, और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इंडिया ने इस सीज़फायर में आया है। लेकिन डिस्ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी कि भारत की फौजें कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकती, हमेशा विजिलेंट रहेंगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। तो डिस्ट्रस्ट किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद अगले 12 मई को आप जानती हैं कि डीजीएमओ की दोबारा दोपहर को मीटिंग होगी। कृतिका। बिल्कुल, और डीजीएमओ की मीटिंग पर तो हम सभी की नजर है ही कि आखिर आपस में क्या बात होती है सीज़फायर को लेकर के, इस पर नजर हम सभी की लगातार बनी हुई है। आलोक बंसल हमारे साथ लगातार, हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त, इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। बंसल साहब, अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ये पहल तो की गई, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के आगे वो कहीं भी टिकने लायक नहीं है, किसी भी स्तर पर वो टिकने लायक नहीं है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर डिफेंस सिस्टम की बात हो। और लेकिन उससे 3 दिन लग गए इस बात को समझने के लिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ मैंने पहले भी कहा है, आपकी चैनल पे भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ एक समस्या थी। उसको मालूम था कि वो भारत के सामने टिक नहीं सकता, उसके पास ना सैन्य सामग्री है, ना आर्थिक क्षमता है कि भारत से टक्कर ले, और जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जाता उसकी क्षमता और क्षीण होती चली जाती। लेकिन पाकिस्तान के जो समाज है उसमें जो सेना की जो भूमिका है, जो प्रभुत्व है, उसको बनाने के लिए सेना को यह दिखाना आवश्यकता था कि वो भी कुछ कर रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उन माध्यमों का सहारा लिया जो जनता को दिखते हैं, जैसे आर्टिलरी शेलिंग जिसमें आवाज होती हो, धमाके होते हो, ड्रोन्स जो दिखते हो लोगों को कि जा रहे हैं, मिसाइल जो जा रही हो आसमान से। लेकिन जब धीरे धीरे वो क्षमता क्षीण होती गई तो वो हमेशा ये चाह रहे थे कि कोई पश्चिमी देश मध्यस्थता करे और उनको एक फिग लीफ दे दे कि भाई हाँ, हमने युद्ध विराम इसलिए कर लिया क्योंकि मध्यस्थता की किसी ने, और अमेरिका ने उनको वो फिग लीफ कुछ हद तक दे दिया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा कर दी। तो अब वो आप पाकिस्तानियों को सुनोगे तो वो यही कहेंगे कि हमने अमेरिका के कहने पे कही, हालांकि भारत को जो फोन किया वो पहले उनके डीजीएमओ ने किया, और युद्ध विराम ये सीज फायर को मतलब फायरिंग बंद करने की जो बात कही, जैसा कि कहा कि सीज फायर तो पहले से ही था लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा था, अब हम उसको फिर से रोक रहे हैं फायरिंग को। तो ये उनकी तरफ से निवेदन आया जिसको हमने स्वीकार कर लिया। भारत हमेशा शांति प्रिय राष्ट्र रहा है, और 12 तारीख को जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, शायद उस दिन देखते हैं क्या शांति की आगे वार्ता होती। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा भारत की अगर हम बात करें तो हमेशा शांति को ही बढ़ावा देने की बात भारत की तरफ से की गई है, लेकिन आतंक के खिलाफ सख्त है और बिल्कुल चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी आतंक के खिलाफ, ये भी भारत की तरफ से एकदम क्लियर किया जा चुका है। हमारे साथ तापस भी बने हुए हमारे सहयोगी। तापस, सीधे तौर पर हम देखें तो फिलहाल अभी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान भारत के बीच में जो ये तनाव की स्थिति थी उस पर सीज फायर तो लागू है, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, और इसीलिए जो हमारी सैन्य क्षमता है, जो हमारी सेना है, वो हर पल तत्पर और तैनात वहां पर रहेगी कि पाकिस्तान कोई भी कोशिश ना कर पाए। बिल्कुल, तो एक दो पॉइंट है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। मैं थोड़ा सा आपके पास एक्सपर्ट है और बहुत से लोग हैं जो इस पे बात शायद कर पाए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी एबियंस में है, उस तो हमारे जो एक्सपर्ट हमारे पास जो आई है खबर कि वो वैसा ही रहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी नहीं फिर से वापस आ रहा, वो अभी एबियंस में रहा है।
जो पाकिस्तान ने किया था, उन्होंने कहा था कि शिमला एग्रीमेंट भी अबेयंस में, मैंने उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम शिमला एग्रीमेंट को अब से खारिज करते हैं। तो क्या वो भी खारिज है? अगर वो खारिज है तो ये सीज़फायर जो लाइन LOC है तो वो नहीं है फिर, क्योंकि उसके बदौलत ही वो LOC को लेके ही वो बनाया गया था उस टाइम पे कि जो जहां पे है। तो एक तो वो चीज़ है। तो टेक्निकल चीज़ें 2-3 हैं। स्टॉप है इस वक्त, रोका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जो नज़रें हैं पाकिस्तान की, उसकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो हमेशा से उल्टा करने की रही है। तो ये बहुत अगर हम लोग सतर्क ना रहे, हमारी आर्म फोर्सेस खासतौर से जो बॉर्डर पे है वो अगर सतर्क ना रहे तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि शायद वो उसमें आके कहे ये देखिए ये तो है ही नहीं। जैसे बचपन में हम लोग कहते थे लुका छुपी ठप्पा करते थे, ऐसा कि कैसे थे देखिए वो तो सीज़फायर है ही नहीं क्योंकि शिमला एग्रीमेंट नहीं है तो हम आ गए। तो इसीलिए वो LOC जो है वो उस पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी ज़रूरी है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी कड़ी नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा समय है जो कहा जाता है कि आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये जो समय इस बीच में कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक झटके में ये जो स्टॉप गैप अभी किया गया है, अभी रोका गया है, ये जो फायरिंग वो कभी भी शुरू हो सकती है। तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी जो सेना है, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, उनको एकदम तत्पर रहना पड़ेगा और हम लोगों को भी तत्पर रहना पड़ेगा कि अगर कोई सरहद पार से मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा इस तरह का आ रहा है जो भारत के लिए सही नहीं है, उसका करारा जवाब देने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। बिल्कुल, और कड़ा जवाब उसका दिया भी जा रहा है। लगातार इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी और साथ ही आलोक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, हमारी संवाददाताओं की पूरी टीम इस वक्त बनी हुई है। चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम लगातार बनी हुई है। आलोक बंसल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे खास मेहमान। सबसे सीधा नंदिता आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से झूठ का प्रोपेगेंडा तो चलाया ही गया और तमाम कोशिशें की गई कि अगर हमले नाकाम हो रहे हैं तो ये झूठ का प्रोपेगेंडा क्या पता कामयाब हो जाए। ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से रही है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कामयाब नहीं हुआ है। आपने ठीक कहा। और वो प्रोपागेंडा कैसे काम करेगा कृतिका, जब वहां के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ स्काई न्यूज पर जाकर वहां के इंटरव्यूअर को कहते हैं कि वी हैव बीन कैरिंग आउट द डर्टी वर्क ऑफ US एंड UK फॉर मेनी डेकेड्स नाउ। और ये US और UK का डर्टी वर्क कर रहे थे, इससे इंडिया, वो सबको मालूम था, उनको भी मालूम था। लेकिन 9/11 के अबोटाबाद में जो नेवी सील्स ने रेड की, जहां पर पाकिस्तानी ISI पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से स्टोन्स थ्रो अवे पर वहां पे कंपाउंड था ओसामा बिन लादेन का। वो यही कहने के बराबर है जैसे कि हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है खड़क बसला की, वहां पे ओसामा बिन लादेन बिल्कुल पाया जाए। तो ये इस तरह की तो ये गवर्नमेंट है और इसका झूठ पूरी दुनिया समझ चुकी है। लेकिन एक दो क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको ये बताना चाहूंगी कृतिका कि कैसे हमारी सरकार ने इन सारे ड्रोन्स, प्रोजेक्टाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मोटर्स और मिसाइल्स का
लागू किया। ये मोदी गवर्नमेंट ने एक दिन में नहीं किया है, ये पिछले 10-11 साल में हुआ है। आपको याद होगा कृतिका, 2018 और 19 में हमारे आपके पास 2 गेस्ट हैं, वो मेरे को बेयर आउट करेंगे कि यूएस ने कहा था कि हम काटसा सैंक्शंस लगा देंगे। उन्होंने थ्रेटन किया था कि इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया से परचेज ना करे। काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट्स। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने बकल अंडर प्रेशर नहीं किया, वो आगे बढ़ी, परचेज किया S-400। और आज आप खुद ही जानती हैं कि कैसे S-400 कितनी, ये गेम चेंजर वर्ड तो बड़ा मच अब्यूज वर्ड है, लेकिन कैसा पोटेंट प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। बराक 8 मिसाइल्स जो कि मीडियम रेंज मिसाइल्स हमने इजराइल से खरीदी $2.5 बिलियन में, और अब होम ग्रोन आकाश मिसाइल्स जो 2015 में स्वदेशीकरण यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद डिजाइन और डेवलप की गई। और प्रधानमंत्री मोदी गवर्नमेंट के की एआरएज में से है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एरियाज हैं उसमें फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर, जिसमें रोबोटिक्स, ड्रोन्स, एआई मौजूद है। तो अब हमारे पास ऐसे ड्रोन्स हैं जो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया था ना कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मींस। काइनेटिक मींस तो ऑब्वियसली हमने अपने एयर डिफेंस से उनके ड्रोन्स को मार गिराया। नॉन काइनेटिक मींस हमने उनके टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से कट ऑफ कर दिया, उनको जैम कर दिया। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, परफेक्ट सिम्फनी और वेल कोऑर्डिनेटेड और इफेक्टिव ग्रिड है एयर डिफेंस का। और ये तो सिर्फ और इसके अलावा आर्मी के आर्टिलरी गन्स हैं, एयर डिफेंस बैटरीज हैं अलावा। तो पाकिस्तान किसी भी महकमे में, किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एम्यूनिशंस कहीं भी नहीं टिकता है इंडिया के सामने। और इंडिया ने कभी भी एस्केलेशन नहीं चाहा था। इंडिया ने हर प्रेस ब्रीफिंग में बोला, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने, कि इंडिया नहीं चाहता एस्केलेशन हो। उसके सारे के सारे जो टारगेटेड अटैक्स थे टेररिस्ट कैंप्स पर थे, ना कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और अब बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में थी, पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। कृतिका, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से, और खासतौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जो हमले किए वो आम नागरिकों पे किए, और साथ ही स्कूलों पर किए, मंदिरों पर किए। इस तरीके की पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी इस तरीके के हमले, और खासतौर पर आम पाकिस्तान की जो आवाम है उसको कभी भी निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने हमेशा सिर्फ जवाब ही दिया है और खुद को सुरक्षित किया है। हमारे साथ अखिलेश भी लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो पाकिस्तान हर मोर्चे पर पिछड़ा हुआ नजर आता है, अर्थव्यवस्था के तौर पर, व्यापार के तौर पर कहें या सैन्य शक्ति के तौर पर कहें। और अब की बात अगर हम करें तो हर तरफ से जो तमाम पूरी दुनिया के देश हैं उनमें भी अलग थलग पाकिस्तान पड़ता हुआ नजर आया। देखिए, पाकिस्तान अलग थलग इसलिए भी है कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब देखिए, वो जो कोल्ड वॉर का एरा था जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में बहुत तीखी प्रतिक्रिया थी, वो स्थितियां बदल चुकी है। एक बहुध्रुवीय दुनिया बन चुकी है जिसमें कि भारत एक बहुत बड़ा ध्रुव बन के उभरा है। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व एक तरीके से भारत अभी कर रहा है, ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है। और ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, कंस्ट्रक्टिव एजेंडा, जिसके कारण दुनिया उसको महत्व दे, दुनिया उसको याद रखे, दुनिया उसको कहे कि हमको पाकिस्तान से दोस्ती रखनी है। पाकिस्तान ने अपने आप को एक मर्सिनरी स्टेट, भाड़े के टट्टू जिसको बोलते हैं, जरखरीद जो सिपाही होते हैं, उस तरह के स्टेट के रूप में अपने आप को डेवलप किया, जिसके कि आधे लोग विदेश में रहते हैं। प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व होता है वो जेल में रहता है, नहीं तो बाहर विदेश भाग जाता है। तो इस तरह के फेल्ड स्टेट के रूप में पाकिस्तान अपने डेवलप करके आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां का एक पूर्व प्रधानमंत्री अभी भी जेल में सड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान अलगाव में है, क्योंकि अब दुनिया आतंकवाद को नहीं बर्दाश्त कर पा रही है। दुनिया के सामने एक आर्थिक एजेंडा है, दुनिया के सामने हर जगह लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, हर जगह लोग बोल रहे हैं कि हमको अच्छा जीवन चाहिए। और ऐसे में पाकिस्तान एक हिंड्रेंस के रूप में, आतंकवाद एक बाधा के रूप में पूरी दुनिया में फैल रहा है। आप हवाई जगह पर जाएं, हवाई अड्डे पे आपको 10 जगह पे चेकिंग करनी पड़ेगी। आप एक कहीं और प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको 5 जगह पे चेकिंग करें। ये सिर्फ आतंकवादियों की वजह से हो रहा है, और पाकिस्तान उसका केंद्र बिंदु है, यह सबको पता चल गया है। इसलिए इस बार में भी पहलगाम की घटना के बाद भी दुनिया का एक भी देश कोई नहीं बचा जो खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो। लेकिन दबे छुपे एक आध देश जरूर थे, लेकिन दुनिया का हर देश भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया, और सबने ये वर्ड यूज किया कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह भारत के साथ हैं।
तो इसका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है और राष्ट्र नहीं बल्कि एक राष्ट्र के नाम पे निश्चित तौर पे एक सैन्य तंत्र के रूप में स्थापित है और सैन्य तंत्र से कोई भी देश कोई भी लोकतांत्रिक संबंध नहीं रखना चाहता और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत है कि अब आगे अपने आप को कैसे विकसित करेगा, जहां की एक जनरल जो है वो एक धार्मिक नेता की तरह भाषण देता है और नेशनल असेंबली में वहां के रक्षा मंत्री को बोला जाता है कि अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती है तो उसको क्यों टेलीविजन पे जाके बोलना है। तो इस तरह की स्थितियां पाकिस्तान की हो गई है। निश्चित तौर पे पाकिस्तान को अपने पूरे भविष्य पे ध्यान देना चाहिए और अपने पास्ट की भी समीक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो वहां की आवाम के भी कई सारे वीडियोस सामने आए थे इस दौरान, वो किस तरीके से इस वक्त सरकार को अपनी कोस रहे थे। वहां के जो सांसद हैं वो किस तरीके से अपने नेताओं को, मंत्रियों को कोसते हुए नजर आए थे, रोते हुए नजर आए थे। ये वीडियो हम सभी ने देखे हैं। और जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग पाकिस्तान रहा और साथ ही अपने अंदरूनी स्तर पर भी अलग थलग नजर आया। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें इस वक्त आलोक जी, तो भारत हर तरफ से मजबूत, दुनिया के स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के देशों का साथ भारत को मिला आतंक के खिलाफ। और सिर्फ पूरी दुनिया नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर बच्चा बच्चा आतंक के खिलाफ आवाज उठाने को राजी, साथ ही पक्ष और विपक्ष सब एकजुट होकर नजर आए। देखिए, इस दौरान जो बहुत बड़ी चीज सामने निकल कर आई कि इस पूरे देश के पूरे नागरिक, हर राजनीतिक दल, हर धर्म, हर मजहब के मतावलंबी एक साथ भारत के पीछे आए और हमने दिखा दिया कि भारत एक है और हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और इसी का असर था कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आपने देखा क्या हो रहा था, बलूचिस्तान में अलग लड़ाई चल रही थी, बलूच लिबरेशन आर्मी हमला कर रही थी, टीटीपी अपना अलग काम कर रही थी। कुछ समय पहले तक सिंधी लोग रोड ब्लॉक करके बैठे थे चोलिस्तान की नहरों के खिलाफ। संसद में कल उनके एक सांसद ने प्रधानमंत्री को गीदड़ कह दिया और उससे पहले एक सांसद वहां रो रहे थे और अल्लाह ताला से भीख मांग रहे थे कि हमने गलतियां, हमने गुनाह किया, हमें माफ कर दो। तो जो स्थिति पाकिस्तान में थी, जो भारत में थी, उसका दोनों का परिवर्तन दिखा। साथ ही साथ ये देखा कि भारत के अंदर जो स्वदेशी जो हमने हथियार और प्रणालियां प्रयोग की, जैसे आकाश सरफेस मिसाइल, उसकी जो सफलता थी वो अद्भुत थी। और उसने जिस तरीके से पाकिस्तान की जो स्वार्म टैक्टिक्स थी कि उन्होंने एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स को भारत में भेजने की कोशिश की, उनको सबको इंगेज कर दिया भारत की एयर डिफेंस प्रणाली ने। तो भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो एफिकेसी है वो भी पूरी तरह से सिद्ध हो गई। और इस युद्ध के दौरान जिन लोगों ने शहादत दी उनके प्रति तो सबको नमन करना ही है। उसके बावजूद इस युद्ध ने भारत का जो दबदबा था इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विश्व में स्थापित कर दिया और भारत की तकनीकी क्षमता का भी लोहा कई लोगों से मंगवाया। हो सकता है कि इसके बाद आप देखें कि हमारी डीआरडीओ, भारत की जो रक्षा प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, उनके पास आकाश सैम के लिए एक बड़ी संख्या में ऑर्डर आने लग जाएं और इस तरीके की भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस तरह की संभावनाएं भी आगे आने वाले समय बनती हुई नजर आएंगी। तापस भी हमारे साथ बने हुए। तापस, सीधे तौर पर देखें तो पिछले कुछ सालों में भारत की जो रक्षा प्रणाली है उसे मजबूत होते हुए हम सभी ने देखा है और शायद अगर हम देखें तो 15 साल पहले शायद इस तरीके की चीजें नजर नहीं आती थी। भारत ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना मजबूत था और यानी कि भारत को अलग थलग तरीके से, अलग अलग नजरों से देखा जाता था, लेकिन आज का भारत बिल्कुल बदला हुआ है। यह नया भारत है, डरता नहीं किसी से, और ये आज देखने को मिला। आप देखिए, कारगिल वॉर में हमें समझ में आया कि जो नया जो सिस्टम है, वॉरफेयर है, वो कैसा होने वाला है। हमें क्या जरूरत थी उस टाइम पे, लेजर गाइडेड मिसाइल्स की, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स की। आपको याद होगा उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुई थी, तो मिराज का उपयोग किया गया था कारगिल में। अब हमारे पास उससे अत्याधुनिक राफेल है और सिर्फ इतना नहीं, हमारे पास जो उसमें जो लगे हुए मिसाइल्स हैं, मीटियोर मिसाइल्स, स्कैल्प मिसाइल्स, ये जो है वो लंबी दूरी तक मार करते हैं। एडवांस रेडार सिस्टम है। इसके साथ साथ जो है, जो आज जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग इस पूरे इसमें हुआ वो था कि रडार सिस्टम, जो कि वो ड्रोन्स को पिक करना और उसको न्यूट्रलाइज करना। तो उसमें वो एक सिस्टम नहीं है, वो बहुत सारे सिस्टम। सर आलोक जी ने कहा ये आकाश मिसाइल के साथ साथ शॉर्ट रेंज जो
जो अलग इंटरसेप्टर्स है वो थे, जो गन्स हैं वो है, जिनको एक साथ ये रडार सिस्टम के साथ एक सिस्टम में लेके आया गया। कुछ सिस्टम हमने इजराइल से लिए, कुछ हम लोगों ने अपने खुद से मेक इन इंडिया तैयार किया, और ये एक दिन में तैयार नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ ऐसे सिस्टम को तैयार होने में वर्षों लगते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासतौर से जब से मेक इन इंडिया डिफेंस में आया, जब से जो हमारे जो स्टार्टअप्स है उनको भी लेके आए गए हैं, वो आज दिखा रहे हैं हमें कि किस तरीके से ये जो सब चीजें इसको एक साथ लेके आना, एक सिस्टम में लेके आना, और उसका फायदा आज हमें मिला। जो इतने तेज स्वार्म ड्रोन जब आए, उस सारे स्वार्म ड्रोन्स को एक साथ पिक किया गया, और ना सिर्फ पिक किया गया, उनको न्यूट्रलाइज भी किया गया। बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भविष्य की तैयारियों की अगर हम बात करें तो भविष्य में भारत कितना तैयार है ये बिल्कुल इससे सीधे तौर पर साफ होता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो 26 जनवरी की परेड में ही ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती थी, ये मिसाइल और साथ ही S-400, ये तमाम चीजें हमने देखी, आकाश मिसाइल हमने उसमें देखी, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया गया वो अब हम देख चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक बंसल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ जो हमारी टीम जुड़ी थी, तापस, अखिलेश और नंदिता, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि एक एक पल पल की अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज नाइट सहयोगी निखिल के साथ। नमस्कार। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में अजीत डोवाल को भी आप देख सकते हैं, और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये तस्वीरें ताज़ा हैं और हम आपके सामने इसको लेकर आए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रुकी है और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं और उच्च सैन्य अधिकारी, साथ ही साथ अजीत डोवाल, एनएसए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बैठक की अध्यक्षता की है। सैन्य कार्रवाई रोकने के बाद पहली बैठक ये है और इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद यह पहली बैठक है। तो प्रधानमंत्री के आवास पर यह सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद पहली बैठक है। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख, उसके साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल, साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोवाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद यह पहली बैठक है और यह माना जा रहा है कि उसके बाद ये दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जा रही है और आगे किस तरह से चीजों को संचालित करना है इस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास पर यह सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद पीएम की हाई लेवल बैठक है, पहली बैठक है सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद और भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रुकने की बड़ी खबर इस शाम की सबसे बड़ी खबर बनी है और उसके बाद ये पहली हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में दो प्रमुख मंत्री आप साफ तौर पर देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं और
जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो हम आपको उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त विचार विमर्श, बेहद महत्वपूर्ण बैठक और सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद एक तरह से कहा जाए तो पिछले विवरण की समीक्षा और आगे की जो कार्रवाई है उस पर विचार विमर्श संभवतः इस बैठक में हो रहा है। तो विचार विमर्श हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान, ये आप साफ तौर पर इस बैठक में देख सकते हैं। टॉप लेवल मीटिंग अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवाल, डॉक्टर एस जयशंकर, तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चिंतन, मंथन, मनन और समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, सैन्य कार्रवाई दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई का आज चौथा दिन था। 72 घंटे तक ये ऑपरेशन चला लगभग, जिसको सीधे तौर पर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के साथ में इस कार्रवाई की, सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। दरअसल 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था और मौत के घाट उतार दिया था, शहीद कर दिया था हमारे 26 हिंदू पर्यटकों को, उसके बाद भारतीय सेना ने यह कार्रवाई की थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने यह सैन्य कार्रवाई की थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई की रात, यह कहा जाए 6 और 7 मई की रात में 9 जगहों पर ऑपरेशंस किए थे। और आज यह क्लियर हो गया कि उसमें खूंखार आतंकवादी मारे गए। 5 आतंकवादियों के, बड़े आतंकवादियों के नाम भी आए। इस पूरी बैठक पर और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास मौजूद है। सुधाकर, इस बैठक के विषय में जो कुछ भी जानकारी आपके पास हो वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, एक बड़ी खबर और भारत ने जो एक अप्रत्याशित कार्रवाई की, आतंक को एक तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, आतंक पर प्रहार करने के लिए, और उसके बाद मजबूर होकर जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े, पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट किया इस पूरा जो कार्रवाई चल रही है उसको रोकने के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो मिलिट्री एक्शन रुका है और उसके बाद ये बड़ी बैठक हो रही है। निखिल, मुझे लगता है कि इस बैठक में एक पूरी ब्रीफिंग भारतीय सैन्य बलों की तरफ से, क्योंकि हम तीनों सर्विसेज चीफ को देख सकते हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं, और एक पूरी ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग इस बैठक में बीते कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, भारत ने किस तरह के लक्ष्य तय किए हुए थे इस आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार के लिए, और उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है और किस तरह से अब आगे, क्योंकि देखिए जरूर पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर फिलहाल ये कार्रवाई रुकी है, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर अगला आगे कभी कोई एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो उसको एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो जरूर मुझे लगता है कि पीएम मोदी का ये निर्देश होगा कि कार्रवाइयां रुकी जरूर है, लेकिन हमें अभी सावधानी, सतर्कता बरतनी है। लेकिन एक भारत की एक बड़ी जीत, आतंक के मोर्चे पर एक बड़ी जीत के तौर पर हम देख सकते हैं। और एक कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर एक भारत को आश्वस्त करते हुए कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से एक प्रभावी, एक रिजॉल्व के साथ, एक रेजिलियंस के साथ भारत एक अपने आप को, भारत ने जो असर्ट किया है वैश्विक मंच पर आतंक के खिलाफ, वो शायद ही अतीत में कभी हुआ है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और इस बैठक पे निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि उसके बाद की समीक्षा, उसके बाद की कार्रवाई और ब्रीफिंग भी दी जा रही होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरी सैन्य कार्रवाई से जुड़ी हुई। और सैन्य कार्रवाई रुकने के बाद ये पहली बैठक है। ऐसे में आगे का कोर्स ऑफ एक्शन ये सभी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से अब चीजें आगे बढ़ेंगी। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एक तो विदेश मंत्रालय की तरफ से अनाउंस किया गया है, जो डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई थी दोनों देशों की, ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हुई थी और पाकिस्तान की तरफ से ये आग्रह किया गया था। और उसके बाद ये 5 बजे से
जो फायरिंग रोकने की या जो मिलिट्री की कार्रवाई जो जल थल में रोकने की उस रिक्वेस्ट पर भारत ने उस आग्रह पे पर जो उसको रोका है। हम जानते हैं कि उससे पहले जो ब्रीफिंग हुई किस तरह से जानकारी दी गई कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह से खलबली मची हुई थी। बावजूद इसके उनका प्रयास जो था भारत के लेह से लेकर भुज तक जिस तरह से उन्होंने कोशिशें की, लेकिन उनकी एक भी कोशिश सफल नहीं हो पाई। उल्टे उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम नेस्ता नाबूद हो गया, वल्नरेबल हो गया। उनके जो एयरफील्ड थे, जो उनके एयर इंस्टॉलेशन थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। तो उसके बाद अब कल देखना पड़ेगा निखिल, क्योंकि तय ये हुआ है कि 12 मई को दिन में 12 बजे एक बार फिर से जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं दोनों देशों के, दोनों फिर से बातचीत करेंगे, एक रिव्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत एक कॉशियस रवैया अपनाएगा, लेकिन भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ इसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये भारत ने सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को, उनके आग्रह को एक तरह से एक्सेप्ट किया है। और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सैन्य अभियान में मुंह की खाई, जो दुष्प्रचार वो कर रहे थे उसमें उन्होंने मुंह की खाई, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये बात समझ में है। और जिस तरह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा नजर आया, तो एक कॉन्फिडेंस देना, एक पूरा एक कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट, और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पष्ट नेतृत्व पूरे इस अभियान के दौरान 22 तारीख को